अब हम डिस्कस करेंगे बर्लिन की दीवार घटना क्या थी। देखना, बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल यानी कि कैपिटल ऑफ जर्मनी वो है बर्लिन। बर्लिन की दीवार घटना क्या थी, इसके लिए हमें थोड़ी स्टोरी समझनी होगी। और उसको हम कैसे समझेंगे? देखना, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ यानी कि 1939 से 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। इस वर्ल्ड वार में कौन कौन सी कंट्री किस साइड में थी? देखो, एक तरफ तो था ब्रिटेन, एक तरफ था ब्रिटेन, यूएसए यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस और यूएसएसआर। ये कंट्री थी एक साइड में। इनको बोला जाता था मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइड फोर्सेस, इनको बोला जाता था मित्र राष्ट्र। ये थे। दूसरी साइड में कौन था? दूसरी साइड में था जर्मनी, इटली और जापान। ये मेन कंट्री थे जो दूसरी साइड में थे। तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में वर्ल्ड वार सेकेंड होती है, WW2 होती है। तो ये थे मित्र राष्ट्र और ये थे धुरी राष्ट्र यानी कि एक्सिस कंट्री इनको बोला जाता था। एक्सिस फोर्सेज या कंट्री, धुरी राष्ट्र इनको बोला जाता था। तो ये सारे एक साइड में थे और ये सारी कंट्री एक साइड में थी युद्ध लड़ने के लिए, और इनके बीच में हुआ था घमासान युद्ध। तो उसके बाद होता क्या है, जर्मनी का तानाशाह था, आप सभी को पता है। जर्मनी का जो डिक्टेटर था, नाम सभी को पता होगा, अडोल्फ हिटलर, जिसका सपना था कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा। तो जर्मनी का तानाशाह हुआ है अडोल्फ हिटलर। हिटलर ने क्या किया, जर्मनी युद्ध में काफी आगे चल रहा था। उसने ब्रिटेन को यानी कि इंग्लैंड को यानी कि यूके को कंप्लीटली खत्म कर दिया था, लगभग खत्म कर दिया था। हिटलर के बारे में बताया जाता है कि इसके पास पायलट थे यानी जो लड़ाकू जहाज उड़ाने वाले पायलट थे युद्ध में, वो कम थे। तो इसलिए वह अपने उन पायलटों को ही नशे के इंजेक्शन दिया करता था ब्रिटेन पर हमला करने के लिए, ताकि उनको नींद ना आए। और वो खुद भी इसका आदी हो चुका था, हिटलर भी, उन इंजेक्शनों को ले करके। तो जर्मनी ने ब्रिटेन को, यूएसए को, फ्रांस को यानी कि इनको बहुत अच्छी तरह से युद्ध में इनके साथ मुकाबला किया, और इनको ब्रिटेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया किसने? जर्मनी में, वर्ल्ड वार सेकेंड में। उसके बाद क्या होता है, तो जर्मनी एक चाल चलता है, जर्मनी यानी कि हिटलर एक चाल चलता है किसके लिए? यूएसएसआर के लिए। यूएसएसआर क्या था उस टाइम? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जब यूएसएसआर यानी कि रशिया 15 देशों का एक समूह होता था। आज के टाइम हम इसको रूस के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि 1991 में इसके टुकड़े हो गए थे, ये बट गया था, और कोल्ड वार तभी खत्म हुआ था। ठीक है, कोल्ड वार किस किस के बीच चला था? यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार उस समय चला था। तो क्या करता है जर्मनी यानी कि हिटलर क्या करता है, ये देखो, यहाँ पर ये है जर्मनी, ये यहाँ पे है जर्मनी, यहाँ पे है पोलैंड, और यहाँ पे बड़ा सा एरिया किसका है? रशिया का यानी कि यूएसएसआर का। ठीक है, तो होता क्या है, अब जर्मनी बोलता है यूएसएसआर को कि मैं पोलैंड पे हमला करूंगा, और पोलैंड पे हमला करने के बाद मैं क्या करूंगा, पोलैंड को जीत करके इसको मैं आपको सौंप दूंगा यानी कि यूएसएसआर को सौंप दूंगा। अब यूएसएसआर ये सोच रहा है कि कोई आदमी यानी कि कोई देश एक देश को जीतने के बाद वो मुझे क्यों सौंपेगा, यानी कि क्या लालच है उसका। तो जर्मनी बता देता है उसका क्या लालच था वहां पे। तो जर्मनी बोलता है कि बात ऐसी है कि मैं पोलैंड को जीतकर आपको दे दूंगा, मेरे देश में अनाज की कमी है और आप मुझे अनाज दे दीजिएगा। यूएसएसआर को जर्मनी ऐसा बोलता है। तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं यूएसएसआर को भी लालच आ जाता है, और क्या करता है फिर यूएसएसआर। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो रशिया है यानी कि रूस है, रशिया और यूक्रेन, अभी इनका युद्ध चला हुआ है। ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है। तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध में क्या बात खास है,
देखना, जर्मनी ने किस चीज की मांग की थी? अनाज की मांग की थी। बदले में क्या? पोलैंड को जीत करके यूएसएसआर को दे दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। तो इन दोनों का जो सीमा रेखा है रशिया की और यूक्रेन की, यानी कि जो इनकी बाउंड्री लाइन है, वहां पर बहुत बड़े बड़े क्या है? स्टेपी घास के मैदान हैं। किसके बॉर्डर पर? रसिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर स्टेपी घास के मैदान हैं। अब ये स्टेपी घास के मैदान क्या होते हैं? ऐसे बहुत बड़े बड़े मैदान, ऐसे बहुत बड़े बड़े खाली पड़े, यानी कि एक उपजाऊ भूमि जिसमें कोई पेड़ ना हो, तो ऐसे घास के मैदान को स्टेपी घास के मैदान बोला जाता है, जिसमें कोई पेड़ ना हो। तो पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा? तो वहां पर फसल अच्छी हो सकती है, यानी कि जैसे गेहूं, अनाज, कोई भी किसी भी किस्म का, तो वहां पे उगा दिया, तो बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा पेड़ को लेकर के। यानी कि बहुत लंबे लंबे एरिया होते हैं, उनके पास अनाज बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि ज्यादा संख्या में उगाया जाता है। तो जर्मनी ने अनाज की मांग की थी यूएसएसआर से। ठीक है, यूएसएसआर इसके झांसे में आ जाता है और क्या करता है? यूएसएसआर जर्मनी को अनाज दे देता है और जर्मनी पोलैंड को जीतने के बाद यूएसएसआर को सौंप देता है। यहां तक कहानी चल रही थी बिल्कुल प्लान के हिसाब से, जैसा हिटलर का प्लान था। हिटलर एक बहुत ही शातिर नेता था, तो यहां तक बिल्कुल उसके प्लान के हिसाब से चल रहा था। उसके बाद क्या होता है? अब जर्मनी क्या बोलता है यूएसएसआर को कि देखो, आपने इस पे कब्जा तो कर लिया, अब आपकी जो फोर्सेस है ना, यानी कि जो आपकी पूरी मिलिट्री है, लगभग लगभग सारी मिलिट्री को आप क्या करो? पोलैंड में ला करके खड़ा कर दो आप पूरी अपनी फोर्स को। उससे क्या फायदा रहेगा? पोलैंड के जो नागरिक हैं या दूसरे देशों का जो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनेगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको कैप्चर कर लो और इसको अपना हिस्सा बना लो। तो रशिया फिर उनकी चाल में आ जाता है जर्मनी की, और क्या करता है? अपने बहुत सारे सैनिकों को, यानी कि बहुत सारे सैनिकों को अपना पोलैंड में भेज देता है और जर्मनी को मिल गया मौका। बस यही उसको चाहिए था। जर्मनी को क्या चाहिए था कि यूएसएसआर के जो सैनिक हैं वो मुझे एक जगह पे मिल जाए, क्योंकि उसका सपना था कि मुझे पूरी दुनिया पे कब्जा करना है। और पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए उसने क्या किया? यूएसएसआर पे कब्जा करना था, जो बहुत बड़ी टेरिटरी है, बहुत बड़ा क्षेत्र है यूएसएसआर का, बहुत लंबा चौड़ा इसका एरिया है। तो उसके सारे सैनिक उसको कहाँ मिल गए? पोलैंड में मिल गए। और फिर जर्मनी ने क्या किया? यहाँ पर ताबड़तोड़ बम और गोले बरसा दिए और यूएसएसआर के बहुत सारे, यानी कि लगभग लगभग 80 टू 85% सैनिकों को मार दिया गया जर्मनी के द्वारा। किसके सैनिक थे? यूएसएसआर के। कहाँ बुलाए गए थे? पोलैंड में। किस चाल से बुलाए गए थे? अनाज वाली घटना से वो वहां पर बुलाए गए थे। तो इतना करने के बाद फिर क्या होता है? इसी बीच यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब ये क्या कर देता है? ये अपना परमाणु बम का इस्तेमाल कर देता है। किसके विरुद्ध? जापान के विरुद्ध। यूएसए क्या डाल देता है? जापान पे परमाणु बम डाल देता है। इसके दो शहर थे, एक था हिरोशिमा, एक शहर था हिरोशिमा, और दूसरा जो शहर था वो था नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो शहरों पे, हिरोशिमा पे कब डालता है परमाणु बम? यूएसए डालता है जापान के दो शहरों पे 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे डालते हैं 9 अगस्त 1945 को, यानी कि 3 दिन बाद ही 1945 को। ठीक है, ये बॉम्ब था लिटिल बॉय और ये बॉम्ब था फैट मैन। ये दो बम डाल दिए जाते हैं किसके ऊपर? हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट की बात बता दूं, हिरोशिमा पर उनका बम डालने का पूरा प्लान था और किस हिसाब से उन्होंने डाला भी, लेकिन नागासाकी पर उनका बम डालने का कोई प्लान नहीं था। उन्होंने कोई दूसरी जगह सेलेक्ट कर रखी थी, लेकिन वहां मौसम के चलते, खराब मौसम के चलते उन्होंने नागासाकी पे बम डाला है। मान के चलो जैसे आप चल दिए यहाँ से पाकिस्तान पर बम डालने के लिए, ठीक है, इंडिया चल दिया यहाँ, इंडिया चल दिया पाकिस्तान के ऊपर बम डालने के लिए। अगर मान के चलो कराची में कोई कंडीशन खराब है तो हम लाहौर में तो बम डाल के आएंगे ही, ये थोड़ी ना करेंगे हम कि मतलब उसको लेकर के वापस आ जाएंगे। यानी कि जब हमें अगले का नुकसान करना है तो हम ये नहीं देखेंगे कि कहाँ डालना है, क्या करना है। ठीक है, तो नागासाकी पे इसलिए बम डाला गया था क्योंकि यहाँ के लोगों की किस्मत खराब मान सकते हो आप लोग, और मौसम की ये थोड़ी बात रही थी वहां पर। उसके बाद क्या होता है फिर?
और बोला जाता है कि जापान पर बम डालने के बाद जापान ने अपना सरेंडर कर दिया था और उन्होंने घुटने टेक दिए थे। किनके सामने? अलाइड फोर्सेस के सामने, यानी कि जो मित्र राष्ट्र थे उनके सामने जापान ने घुटने टेक दिए थे। देखना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? जापान को खत्म कर दिया गया, यानी कि जापान खत्म हो चुका था। यूएसए ने यहाँ पर परमाणु बम डाल दिया था और 1945 में हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। हिटलर ने सुसाइड कर लिया था अपनी वाइफ ईवा ब्राउन के साथ। उनकी वाइफ का नाम था ईवा ब्राउन और उन्होंने जो अपना एक डॉगी था उनके साथ, अपने डॉग के साथ, अपनी यानी कि पत्नी के साथ और खुद को उसने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। और इसी के साथ ही क्या माना जाता है वहां पे, अगर हम आगे देखें, देखिए ये यहाँ पर था जर्मनी, पोलैंड और यूएसएसआर। तो उसके बाद जब हिटलर सुसाइड कर लेता है, यानी कि अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, उसके बाद ब्रिटेन, यूएसए, जो कंट्री ऊपर थी, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस और यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस और यूएसएसआर। अब ये कंट्री क्या करती है? ये अपना अधिकार जमाती है किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। और उस साइड से कौन? जर्मनी के ऊपर अपना अधिकार जमाता है यूएसएसआर। देखना हम इसको थोड़ा यहाँ पे दोबारा बनाएंगे। यहाँ पे था ये जर्मनी, यूएसएसआर, यूएसएसआर और यहाँ पे जर्मनी। ठीक है, तो यूएसएसआर से मिलता था इसका एरिया, यानी कि जो पास में पड़ता था जर्मनी, ये तो यूएसएसआर के पड़ता था। और उस साइड में ये दूसरी कंट्री, यानी कि ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस, ये कंट्री क्या चाहती थी? ये कंट्री चाहती थी कि अब हिटलर यानी कि तानाशाही खत्म हो चुकी है यहाँ से, तो क्यों ना यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित किया जाए, यानी कि डेमोक्रेसी यहाँ पे स्थापित की जाए। इन कंट्रियों ने ऐसा चाहा, लेकिन यूएसएसआर ने बोला कि हमने इतनी मेहनत के बाद, इतना दुख दर्द झेलने के बाद जर्मनी को जीता है, जर्मनी पर जीत प्राप्त की है, तो क्यों ना हम इस जीत का स्वाद सारे मिल करके ले, यानी कि जर्मनी को बांट लिया जाए। तो कहीं ना कहीं इन सारे देशों के, देखो युद्ध के समय ये देश एक तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, चाहे उसमें ब्रिटेन हो, यूएसए हो, फ्रांस हो या यूएसएसआर हो, यानी कि सभी अलाइड फोर्सेस थे, यानी कि मित्र राष्ट्र थे। ये एक तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ। तो लेकिन इनकी विचारधारा भी अलग थी आपस में। ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस ये चाहते थे कि जर्मनी में लोकतंत्र स्थापित हो, एस्टेब्लिशमेंट हो लोकतंत्र की, लेकिन यूएसएसआर चाहता था क्यों ना जर्मनी को बांट करके खाया जाए, यानी कि आपस में सभी को बांट करके लिया जाए। तो जर्मनी में क्या किया गया? जर्मनी का जो हिस्सा, जर्मनी में बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, तो जर्मनी का जो हिस्सा ईस्ट की साइड में था, अगर हम मैप में देखें, यानी कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पे वेस्ट पड़ेगा, ये ईस्ट पड़ेगा और ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी कि जो पूर्वी हिस्सा था बर्लिन का, यानी कि जर्मनी का, वो किसके पास आ गया? यूएसएसआर के पास आ गया। और इनके पास, यानी कि सभी ने जर्मनी को बांट लिया था अपने हिसाब से, और यूएसए ने अपने हिसाब से, यानी कि अपने पास कौन सा एरिया रखा था जर्मनी का? यानी कि वेस्ट साइड वाला। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? जर्मनी का ईस्ट हिस्सा किसके पास आया? यूएसएसआर के पास आया। और वेस्ट हिस्सा किसके पास आया? यूएसए के पास आया था। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक दीवार, यानी कि बर्लिन में एक दीवार बना दी जाती है, वेस्ट वाला यूएसए के पास और ईस्ट वाला हो गया यूएसएसआर के पास। तो यूएसएसआर क्या नहीं कर पाया था, जो यहाँ के लोग, यानी कि ईस्ट के लोग परेशान हो गए थे यूएसएसआर से, तो यहाँ अपने लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पाया था। लेकिन इस साइड में सारे कंट्री डेवलप कंट्री थी, तो इन्होंने जर्मनी के लिए अच्छा काम किया, वहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं देना शुरू कर दिया, तो यहाँ के लोग इनसे प्यार भी करने लगे थे। लेकिन इस साइड के लोग इस दीवार को कूद करके उस साइड जाना चाहते थे, यानी कि अपने अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने उस साइड जाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इस दीवार के बारे में बता दूं, ये दीवार बताया जाता है जब पूरा बर्लिन यानी कि जर्मनी सो रहा था, ये दीवार रातों रात बना दी गई, फेंसिंग कर दी गई, यानी कि कांटों की जो दीवार बना देते हैं, ऐसा कुछ कर दिया गया वहां पे। और वहां पे जो टेलीफोन लाइंस थी और रेलवे की जो पटरियां थी, यानी कि इनको दोनों को जोड़ने वाली, यानी कि मिलाने वाली, उनको भी हटा दिया गया था।
ब्लॉक कर दिया गया था। और यहाँ पे इस साइड में क्या रेत बिछा दिया गया था और लैंड माइंस, रेत क्यों बिछाया गया था ताकि कोई लोग इंसान जाना चाहे इस साइड में तो उसके पैरों के निशान आ जाए कि कौन मतलब किसी ने यहाँ से जाने की कोशिश किया। और दोनों साइड में मिलिट्री के जो ट्रूप्स थे वो खड़े हुए थे, इस साइड में भी और इस साइड में भी, कि कोई इसको पार ना कर पाए। तो ऐसा करके लैंड माइंस बिछा दिए गए। देखो वहां की प्रजा को कितना परेशान किया गया यूएसएसआर के द्वारा कि लैंड माइंस यानी कि जिन पर पैर रखते ही वो बॉम्ब की तरह यानी कि विस्फोट हो जाता है जिनके अंदर। वॉच टावर लगा दिए गए, यानी कि बड़े बड़े वॉच टावर यानी कि लाइट हाउस लगा दिए गए कि लाइट पड़ेगी इनके ऊपर, मतलब बहुत ऊंचाई पे लगा दिए गए और पता लग जाएगा कि कौन इस दीवार को मतलब टापने की यानी कि इसको पार करने की सोच रहा है। ऐसा वहां पर किया गया था यूएसएसआर के द्वारा। और लोग यहाँ से जाना चाहते थे वेस्ट की साइड में क्योंकि उनका भविष्य उस साइड में ज्यादा सुरक्षित था। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके भी अपनाए, जैसे हॉट बैलून होते हैं, आपने कहीं पे मेले वगैरह में देखा होगा या किसी मूवी वगैरह में बड़े बड़े बैलून होते हैं, गुब्बारे होते हैं, हॉट बैलून जिनको बोलते हैं, उनमें भी लोगों ने इनको टापने की यानी कि इसके अंदर बैठ करके और दूसरी साइड जाने की यानी कि इस साइड से इस साइड जाने की उन्होंने सोची। और जो कैनल थी यानी कि जो नहर थी, तो नहरों के अंदर से भी यानी कि लंबी लंबी दूरी तय करके स्विमिंग करके या जैसे भी, तो उन्होंने इस साइड से इस साइड जाने की कोशिश की। तो ऐसा चलता रहा। उसके बाद यूएसएसआर पे यानी कि रशिया पे जो दूसरी कंट्री थी उनका भी दबाव यानी कि प्रेशर आने लगा कि ये सब आप वहाँ के लोगों के साथ उनके मानव अधिकारों का हनन कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और जो नेबरिंग कंट्री थी, दूसरी कंट्री थी, जो दूसरी संस्थाएं थी जो वर्ल्ड वाइड काम करती थी, उनका भी यूएसएसआर के ऊपर प्रेशर आने लगा। तो यूएसएसआर फिर क्या करता है, यूएसएसआर अपना एक स्पोक्स पर्सन भेज देता है यानी कि जो सरकार की तरफ से पैरवी करेगा यानी कि सरकार की तरफ से बातचीत करेगा। तो यूएसएसआर अपना एक ऐसा पर्सन वहां पर भेज देता है मीडिया के सामने, जिसको लाइव चला दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, स्पोक्स पर्सन के साथ जो मीडिया है, मीडिया का रोल आप समझते ही हो, इंडियन मीडिया का रोल कितना खतरनाक है, हम तो खतरनाक ही कहेंगे उसको, तो उसको भी आप सोच सकते हो। तो स्पोक्स पर्सन जो ये था, तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बर्लिन की दीवार के बारे में, इनसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि भाई आप लोगों को इतना परेशान क्यों कर रहे हो, इस साइड से उस साइड क्यों नहीं जाने दे रहे हो, अगर कोई अपने भविष्य के लिए जाना चाहता है तो क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है उसको। तो ऐसे करके उससे बात होती है। तो ये बोलता है कि चलो हम क्या करते हैं, जो वीजा है यानी कि एक देश से दूसरी जगह जाने के लिए वीजा लगता है, क्योंकि अभी एक देश हो गया था ना, यूएसएसआर के अंडर में आ गया था और उस साइड ये दूसरे यूएसए वगैरह ये कंट्री बैठी हुई थी उस साइड में। तो हम अपने वीजा की जो हमारी पॉलिसियां है ना, हम उनमें कुछ छूट दे देंगे, यानी कि लोग अब आसानी से जा सकेंगे। पहले तो कोई मतलब ही नहीं था कि लोग वहां से चले जाए वीजा वगैरह लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हम इनमें कुछ छूट दे देंगे। और दोनों साइड की मीडिया, वर्ल्ड वाइड मीडिया यानी कि इस साइड की मीडिया भी और इस साइड की मीडिया भी और इंटरनेशनल मीडिया पूरी इसको कवर कर रही थी इस इवेंट को। और ये स्पोक्स पर्सन था किसकी तरफ से, यूएसएसआर की तरफ से था। तो इनसे फिर मीडिया वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बर्लिन की दीवार है, ठीक है, कि आप मतलब ये जो छूट दी जा रही है, वीजा में जो छूट दी जा रही है, कब से दी जाएगी और कब से चालू होगी, क्या क्या इसकी कंडीशन रहेगी, ऐसे करके उनसे बात होती है। तो इनसे क्या गलती हो जाती है स्पोक्स पर्सन से, इन्होंने जो वहां पर यानी कि जाकर के जो भाषण देना था, बोलना था, जो बातें वहां समझानी थी लोगों को, वो इसको भी अच्छे से नहीं पता था, यानी कि उसकी ये तैयारी करके नहीं गया था। और इसने बोल दिया, क्या बोल दिया कि क्या बोल दिया था कि कल से, देखना, वो जो बात यानी कि इसको बता करके समझा करके भेजा गया था कि कल से हम वीजा में छूट दे देंगे। वीजा में छूट देने की बात कही गई थी कि यानी कि जिसको कोई परेशानी है, दिक्कत है, कुछ ज्यादा उसकी सॉलिड प्रॉब्लम है, तो वो इस साइड से इस साइड जा सकेगा। लेकिन इसको ये चीज मतलब इसके लिए तैयार नहीं था, इसको पता नहीं था, जो डॉक्यूमेंट इसके पास थे, जो फाइल इसके पास थी, वो इस चीज को भी नहीं पढ़ सका था कि कल से। तो उसने क्या बोल दिया कि आज से और अभी से ही, आज से और अभी से ही हम ये प्रोसेस तैयार करने वाले हैं। कौन सा प्रोसेस था, वीजा में छूट देने वाला। लेकिन मीडिया ने पहली बार में मैं कहूंगा यहाँ पे कोई ज्यादा अच्छा काम किया था। मीडिया ने कहा था कि बर्लिन की दीवार हटने वाली है, और कहा क्या गया था कि वीजा में छूट मिलने वाली है। तो दोनों साइड के हजारों लोग, दोनों साइड यहाँ जाकर के जर्मनी में
यानी कि वेस्ट जर्मनी के भी और ईस्ट जर्मनी के भी इस दीवार के आसपास आकर के खड़े हो गए। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, फोर्सेज लगी हुई थी, उन्होंने देखा कितने हजारों लोगों को हम नहीं, लाखों लोगों को हम नहीं संभाल पाएंगे, तो इन लोगों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और इस बर्लिन की दीवार को हटा दिया गया, यानी कि जर्मनी को फिर से एक कर दिया गया। ये बर्लिन की जो दीवार थी इसको बीच में से हटा दिया गया, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्थित थी। ये जो बर्लिन की जो दीवार थी ये बनी कब थी? ये बनी थी अगस्त 1961 में, 1961 में ये बनी थी। और इसको हटाया कब गया था, यानी कि गिराई कब गई थी? 8 नवंबर 1989 यानी कि 1989 में ये गिराई गई थी। और हम बोल सकते हैं कि 1989 में यानी कि जर्मनी आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। अब देखना, हम भी 1947 में आजाद हुए हैं और जर्मनी हुआ है 1981 में, यानी कि हमारे से कितना लेट आजाद हुआ है। तो ये कुछ घटना थी जर्मनी की दीवार के बारे में। तो ये जो कॉलम हम देख रहे हैं, क्या जर्मनी की तरह हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को खत्म नहीं कर सकते हैं? आप देखना, दोनों तरफ के लोगों में हिम्मत होनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को हम भी कुछ ऐसा करके खत्म कर दें। लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसा ना हो, तभी अच्छा रहेगा। हम पाकिस्तान के साथ अगर ना जाए तो तभी अच्छा रहे। देखिए, अमेरिका कितना शातिर था, या आज के टाइम में ही है, तो इस चीज को मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। वर्ल्ड वार जो 2 हुआ था उसमें ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस और यूएसएसआर, और दूसरी साइड में थे जर्मनी, इटली और जापान। यानी कि यूएसए यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि रशिया यानी कि रूस, ये दोनों एक ही तरफ से लड़े थे, यानी कि लड़ने में ये दोनों एक ही साइड में थे इन देशों के खिलाफ। लेकिन जब ये युद्ध जीत जाते हैं तब क्या होता है, 1945 में युद्ध खत्म हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है, हिटलर की मतलब हिटलर सुसाइड कर लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, युद्ध छिड़ जाता है यूएसए और यूएसएसआर में, यानी कि अब जीतने वाली कंट्री में ही जंग छिड़ जाती है। और जंग किस बात की छिड़ जाती है, ये कोल्ड वॉर होती है इनके बीच में, यानी कि शीत युद्ध जिसको बोला जाता है। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध होता है। होता किस बात को लेकर के है कि अब हम दोनों में से राज कौन करेगा दुनिया पे, हम दोनों में से चौधरी कौन है, यूएसए और यूएसएसआर। बशर्ते क्या थे, ये युद्ध लड़ने में एक साथ थे दोनों। जीतने के बाद इन्होंने यूएसए को यानी कि अमेरिका को कहा गया कि ये पहली दुनिया है, कि जिनको मिलना है हमारे साथ आओ। और रशिया ने क्या बोला कि हम दूसरी दुनिया है, जिनको हमारे साथ रहना है हमारे साथ आओ। तो कोल्ड वार कैसे, कोल्ड वार होता क्या है, शीत युद्ध होता क्या है। शीत युद्ध एक, इसमें कोई गोली नहीं चलती, कोई बम विस्फोट वगैरह कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक राजनीतिक उथल पुथल का यानी कि विचारधाराओं का युद्ध होता है। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, अमेरिका और रशिया के बीच में एक सिंगल गोली तक भी नहीं चली, एक गोली भी नहीं चली शीत युद्ध में। कब से कब तक चला शीत युद्ध, 1945 से 1991 तक। 1991 में क्यों खत्म हो गया था शीत युद्ध, क्योंकि रशिया के 15 हिस्से कर दिए थे, यानी कि जो यूएसएसआर था उसके 15 हिस्से करवा दिए थे। किसने, अमेरिका की चाल ने 15 हिस्सों में टूट गया था, और शीत युद्ध का खात्मा उस टाइम को माना जाता है। इन दोनों के बीच में एक गोली भी नहीं चली, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया में कत्ले आम मचवा दिया था। यानी कि एक देश को दूसरे देश से भिड़वा करके, चाहे वो सद्दाम हुसैन वाली इवेंट आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। इराक के जो शासक थे सद्दाम हुसैन, और उसने कैसे कुवैत पे कब्जा किया, फिर दोनों को इसने अमेरिका की चाल ने इनको खत्म किया, बर्बाद किया। इराक, सीरिया का आप लोगों ने ऐसे ही सुना होगा। तो ये सब शीत युद्ध के ही परिणाम थे। तब आप पूछोगे क्या इंडिया को भी शीत युद्ध का कोई नुकसान हुआ? हाँ, हमें भी नुकसान हुआ। हम बोल सकते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो शीत युद्ध की ही तो भेंट चढ़े थे। राजीव गांधी वो शीत युद्ध की भेंट चढ़े थे। शीत युद्ध की भेंट कैसे चढ़े थे, वो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे था यूएसए, और यहाँ पे था रशिया। तो यूएसए ने क्या किया था, एक पोर्ट, यहाँ पे बंदरगाह किराए पे ले ली थी। कहाँ पर, श्रीलंका में। उस टाइम सीलोन बोला जाता है श्रीलंका को, सीलोन।
तो यहाँ पे हम्बन टोटा एक बंदरगाह थी और किसने ले ली थी? अमेरिका ने ले ली थी। किस पे युद्ध करने के लिए? रशिया पे युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि ऊपर से इन दोनों के बीच में युद्ध होना संभव नहीं है क्योंकि वहां ज्यादा बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो यहाँ से आना था इनको। तो रशिया ने फिर इंडिया को बोला कि हमारी हेल्प कीजिए। फिर आपने स्टोरी सुनी होगी लिट्टे वाली, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, प्रभाकरण वाली स्टोरी जो आप लोगों ने सुनी होगी, वो ऐसे ही थी। तो फिर हमारे राजीव गांधी जी थे जो इनके शीत युद्ध की वो भेंट चढ़ गए थे। काफी लंबी स्टोरी है, कभी अलग सी वीडियो में इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो शीत युद्ध में हमने क्या खोया? अपना राजीव गांधी खोए थे। तो पंडित जवाहरलाल, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम किस साइड थे? हम अमेरिका की साइड थे या यूएसएसआर की साइड थे जब वे पहली दुनिया और दूसरी दुनिया बन करके बैठ गए थे? हम किसी भी साइड नहीं थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक डिसीजन लिया था कि हम नैम में रहेंगे, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट में रहेंगे, यानी कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन कि हम गुट निरपेक्ष में रहेंगे, यानी कि ना हम पहली दुनिया में हैं ना हम दूसरी दुनिया में हैं। जिनको मिलना हम तीसरी दुनिया है, जिनको मिलना हमारे साथ आओ। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं ना, कुछ मान के चलो 3 फ्रेंड है, 3 क्लोज फ्रेंड है। इस फ्रेंड की भी शादी हो जाती है फिक्स, मान के चलो 21 सितंबर को, 11 सितंबर को। इस फ्रेंड की भी शादी फिक्स हो जाती है 11 सितंबर को। अब दिक्कत किसको होगी? तीसरे फ्रेंड को। अब ये बोलेगा कि मेरी शादी माना, ये बोलेगा मेरी शादी माना। दोनों देश के अलग अलग कोने में रहते हैं, तो इसके लिए क्या अच्छा डिसीजन क्या होगा कि ये 11 सितंबर को अपनी शादी फिक्स कर ले कि अब तुम दोनों मेरी शादी में आना। ठीक है, तो इनसे किसी का भी कोई भी विरोधाभास नहीं रहेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइन मूवमेंट में अपनी हिस्सेदारी दिखा दी थी कि हम किसी भी गुट में नहीं है, जिनको मिलना है हमारे साथ आइए। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेले ही थे इस आंदोलन में, यानी कि इस ग्रुप में? नहीं, उनके साथ और भी थे। जो मेन कंट्री थी उनके साथ कौन कौन सी थी मेन कंट्री? इजिप्ट, यानी कि मिस्र। मिस्र के प्रधानमंत्री कौन थे? कर्नल नासिर, कर्नल नासिर। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के कौन थे? अहमद। इंडोनेशिया के कौन थे? अहमद। इंडिया नहीं, इंडोनेशिया यहाँ पे। और इंडिया, इंडिया के पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। इंडिया के थे पंडित नेहरू। और उसके बाद यूकोस्लाविया, यूकोस्लाविया, तो यूकोस्लाविया से कौन थे? मार्शल टीटो, मार्शल टीटो। उसके बाद ये मिस्र, इंडिया, इंडोनेशिया, इंडिया और यूकोस्लाविया। तो इन देशों के प्रधानमंत्री, ये मेन कंट्री थी, कहीं में शामिल होने वाले, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने वाले। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। बर्लिन की दीवार घटना, यूएसएसआर, इनकी जो पूरी चालबाजी रही थी दुनिया को बर्बाद करने में। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।